फ्रेंड्स, लॉ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में ईजस डैम जनरिस की। तो भाई ये है क्या? सबसे पहले हम लोग ये बात कर लें कि हमने जो रूल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन पढ़ा था उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रूल पढ़े थे, राइट। जो प्राइमरी रूल है उसका 6th पार्ट ये है ईजस डैम जनरिस। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या है, क्यों है, कैसे है और इसको याद करने की टेक्निक भी। साथ के साथ हम लोग देखेंगे इसको कहाँ अप्लाई करते हैं, केस लॉ और एक्सेप्शन देखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं इसके मीनिंग की। मीनिंग क्या है? ईजस डैम जनरिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड और नेचर, यानी कि ऐसी चीज जो सेम काइंड यानी कि सेम टाइप की हो, प्रकार की हो और सेम नेचर की हो। इसे हिंदी में सजाती अर्थान्वयन नियम के नाम से जाना जाता है। इसको याद करने की एक बहुत इजी टेक्निक देती हूँ। टेक्निक ये है कि ईजस डैम को याद कर लो एक जैसे से, जनरिस को याद कर लो जनरेशन या क्लासिफिकेशन से। तो ऐसा एक जैसा जनरेशन या एक जैसे ग्रुप को ईजस डैम जनरिस कहते हैं। ये याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी टेक्निक आपको शेयर करी है। दूसरा, एन एग्जाम्पल अगर बात करें कि भाई ये क्या है, तो इफ अ लॉ रेफर जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए या मोटर व्हीकल एक्ट हो गए, तो उसमें कार, बस, ठीक है, और मोटरसाइकिल और अदर मोटर पावर्ड व्हीकल आते हैं, जिसे ईजस डैम जनरिस को अगर एक लाइन में, सिंपल लाइन में बोलूँ तो वहाँ पे क्या है, ऐसे व्हीकल्स आएंगे जो मोटर व्हीकल होंगे और वो वर्ड जैसे एरोप्लेन हो गया वो इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड होगा। द रीज़न बिहाइंड कि जो एरोप्लेन है वो एयर पे चलता है ना कि लैंड पे। तो ये जो है मोटर व्हीकल एक्ट वो मोटर और जो लैंड पे चलने वाले हैं उनकी बात कर रहा है। इसीलिए ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कार, बाइक, मोटरसाइकिल, ये एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है और सेम काइंड है और सेम नेचर के हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ईजस डैम जनरिस अप्लाई होगा। अब और अच्छे से जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो ये रूल क्या करता है, ये रूल बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि ग्रुप में नहीं है या ग्रुप से अलग हैं। जैसे कई बारी कुछ सेक्शन में या कुछ आर्टिकल्स में इस तरीके से लिखा होता है कि एक्सेट्रा, ठीक है, या लिखा होता है अदर वर्ड्स। तो वो जो अदर वर्ड्स हैं उसको डिनोट करने के लिए या उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए ईजस डैम जनरिस की जरूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि भाई इसकी जरूरत क्यों है। अब 5 एसेंशियल एलिमेंट बताए गए हैं। कौन से केस में? यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस हरिशंकर 1979 का केस है और इस केस में वो 5 एसेंशियल एलिमेंट बताए गए हैं जो कि जहां पर ईजस डैम जनरिस अप्लाई होगा। तो नंबर 1, द स्टैट्यूट कंटेन एन इन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड और स्पेसिफिक क्लास। तो जो एक लिस्ट बनाई गई है स्पेसिफिक वर्ड की, एक स्पेसिफिक क्लास की, वहां पर ये है जो अप्लाई होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, आटा, ये सब चीजें क्या है, खाने की चीजें हैं। अब अगर इसमें क्लोथ्स डाल दें तो क्लोथ्स बेसिक नेसेसिटी तो है, पर एक जो लिस्ट है स्पेसिफिक खाने की चीजों की, जैसे दाल, आटा, चावल, वो क्या है, वो कपड़े से क्या है, कपड़ा एक अलग चीज है, उसका नेचर अलग है, वो एक अदर वर्ड में है। तो वहां पे ये जो है जनरिस वर्ड कपड़े के लिए नहीं लगेगा। लेकिन अगर वहीं पे बेसन और ये सब चीजें इंक्लूड कर दी जाए अदर वर्ड्स में, तो वो जो है वहां पे ईजस डैम जनरिस का रूल अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जो सब्जेक्ट है ऑफ इन्यूमरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो वो एक क्लास और एक कैटेगरी के उसमें ही फॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अदर क्लास में फॉल करे। तीसरी बात, जो क्लास और कैटेगरी है वो एग्जॉस्टेड बाय द इन्यूमरेशन होनी चाहिए। एग्जॉस्टेड बाय द इन्यूमरेशन मतलब कि उसी में एग्जॉस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने वो दाल रोटी वाला या मोटरसाइकिल वाला एग्जाम्पल दिया, तो वो एक लैंड पे चल रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक इन्यूमरेशन हो गया कि एक कैटेगरी हो गई कि लैंड पे चलने के व्हीकल्स की बात की गई है। 4th पॉइंट है, जो जनरल टर्म है वो फॉलो करेगी इन्यूमरेशन को। एंड 5th वन इज जो लेजिस्लेटिव इंटेंशन है वो क्लियर नहीं होगा मैनिफेस्ट, तो उसका जो फेवर है वो एक ब्रॉड मीनिंग है। ब्रॉड मीनिंग इसलिए कि कई बार क्या होता है, इस तरीके की भी कुछ चीजें होती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं या पता नहीं होता, पर वो चीजें हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में जो लेजिस्लेचर है वो क्या करती है, अदर वर्ड और एक्सेट्रा यूज करती है। तो यहाँ पर जो कोर्ट होती है वो अपने सेंस से और उस केस में किस तरीके की सिचुएशन है और क्या है उसके हिसाब से जो है
ये हमारा जो लैटिन वर्ड है ये यूज होता है, ईजस डेम जनरेस। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो ये रूल है वो कवर करता है रैंक प्रिंसिपल को। अब रैंक प्रिंसिपल क्या है, ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट एन एग्जाम्पल जो फ्रेजेस रहते हैं, जैसे ट्रेडमैन हो गए, आर्टिस्ट हो गए, वर्कमैन हो गए, लेबर हो गए और अदर पर्सन। तो अदर पर्सन में क्या डॉक्टर, सीए, इंजीनियर या एडवोकेट ये आएंगे? तो नहीं आएंगे। द रीज़न बिहाइंड ये क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लेबर वर्क की बात कर दी गई है। लाइक अगर वर्कमैन है तो वो आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये लेबर वर्क की बात है। एक और एग्जांपल लाइक जैसे कॉपर, ब्रांस, तो ये क्या है, ये आएंगे। और लाइक गोल्ड और सिल्वर भी नहीं आएंगे। द रीजन इज कि ये इनकी एक अलग कैटेगरी है। एक केस लॉ से और अच्छे से समझते हैं। केस था पॉवेल वर्सेस कैम्पटन पार्क रेस कोर्स 1889 का केस। इस केस में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट है वो ऑपरेट कर रहा था बाहर बैटिंग प्लेस को। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि जो एक्ट में है, एक्ट में हालांकि लिखा हुआ है हाउस, रूम और अदर प्लेसेस में अगर कोई बैटिंग करते हैं तो वहां पे हाउस और रूम तो कर दिया, लेकिन अदर प्लेसेस में डिफाइन नहीं किया लेजिस्लेचर ने जो एक्ट बनाया कि उसमें अदर वर्ड्स में क्या। तब कोर्ट ने बात कही, अदर वर्ड मतलब जितने भी इंडोर प्लेसेस होंगे वो क्या होंगे, वो अदर वर्ड्स के अंदर में आएंगे। नेक्स्ट केस नंबर 2, सर्किट सिटी स्टोर्स इनकॉर्पोरेशन वर्सेस एडमस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि जो ईजस डेम जनरेस है ये सिचुएशन के हिसाब से जनरल वर्ड फॉलो करेगा उन स्पेसिफिक वर्ड को और एक स्टैट्यूटरी इन्यूमरेशन करेगा। लाइक जैसे कोई जनरल वर्ड है तो जनरल वर्ड जहाँ पे अप्लाई होगा, जनरल वर्ड क्या नॉर्मली जो जनरल सेंस में वर्ड होते हैं वो बजाय इस बात के ये जो स्पेसिफिक वर्ड होंगे उन्हें लेगा। एन एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट 6 होगा। 6 ही क्यों, पाई क्यों नहीं, 0 क्यों नहीं, या -1 -2 क्यों नहीं? द रीजन इज कि ये एक जो है कैटेगरी है, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 ये सीरियल वाइज है इसलिए। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की कि कहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो एक्सेप्शन क्या है, इफ द प्रीसीडिंग टर्म्स इन जनरल रूल ऑफ ईजस डेम जनरेस विल नॉट अप्लाई। तो जहाँ पर क्या है कैटेगरी नहीं होगी या जहाँ पे लिस्टेड नहीं होगी तो वहाँ पे, या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर क्या है जनरल रूल्स अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर क्या है ये लैटिन वर्ड जो मैक्सिम्स है हमारी ये अप्लाई नहीं होगी। दूसरी बात एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो कि ये जो 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं इन्हें फुलफिल नहीं करती है या सेटिस्फाई नहीं करती है तो भी क्या है ये टर्म्स यूज नहीं होगी। तीसरी बात, जब एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वर्ड में क्या होगा एग्जॉस्टेड नहीं होगा हॉल जनरेस का। हॉल जनरेस मैंने एक जनरेशन वर्ड से आपको याद दिलाया था, एक कीवर्ड था इसका। तो वो रीजन ये है कि अगर कुछ ऐसा होगा जो कि मतलब अलग अलग वर्ड दे दिए गए, अलग अलग वर्ड, एन एग्जांपल जैसे क्लॉथ दे दिया, फिर खाने का कोई आइटम दे दिया, फिर मोटर व्हीकल दे दिया, तो ये अलग अलग हैं। तो अलग अलग में एक जब लिस्टेड ही नहीं है, सब चीज़ें अलग अलग डिनोट कर रही हैं, अलग अलग कंक्लूजन पे पहुंच रही है, तो वो कैसे होगा। केस लॉ समझ लेते हैं, NNW रेलवे वर्सेस ट्रेन डिस्पैच। इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने ये बात कही कि जो ईजस डेम जनरेस है ये अप्लाई नहीं होगा। द रीजन इज व्हेन द होल कंटेक्स्ट डिक्टेट अ डिफरेंट कंक्लूजन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग कंक्लूजन पे निकल रहे हैं, अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि कोई एक क्लास एक और एक कैटेगरी नहीं है, इसलिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सो होप सो ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा और ये जो मैंने कीवर्ड आपको बताया ईजस डेम जनरेस का, इससे आपको ये याद भी रहने वाला है। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।